नमस्कार स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो सेशन रहेगा C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या हैं जिनके थ्रू आप अपने पूरे प्रोग्राम को C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंट्रोल कर सकते हो। जैसा कि हम जानते हैं कि C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर हम प्रोग्राम बनाते हैं तो पर्टिकुलर C++ का जो पैराडाइज़म होता है, C++ लैंग्वेज का जो मॉड्यूल होता है, उसका यूज़ करके हम अपना प्रोग्राम बनाते हैं। तो इस पूरे प्रोग्राम को कंट्रोल करने के लिए इसकी इनबिल्ट लाइब्रेरी में कुछ एक कंट्रोल स्टेटमेंट्स डिफ़ाइन किए गए हैं जिनके थ्रू आप अपने पूरे प्रोग्राम को कंट्रोल कर सकते हो। यानी जब भी प्रोग्राम डिज़ाइन किया जाएगा या कोड किया जाएगा, अगर आप इन कंट्रोल स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हो तो किसी ना किसी वे से, किसी ना किसी लॉजिक से आप अपने पूरे प्रोग्राम को आसानी से या उसके कोड को ईज़िली डिफ़ाइन कर सकते हो ताकि एग्जीक्यूशन में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। तो C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो आपके कंट्रोल स्टेटमेंट हैं वो 3 तरह के हैं। सबसे पहला जो स्टेटमेंट है वो आपका है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। सेकंड जो है आपका लूप स्टेटमेंट। लूप स्टेटमेंट या इटरेशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं इसे। इटरेशंस स्टेटमेंट। और तीसरा आपका है ब्रांचिंग स्टेटमेंट। यानी C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं वो 3 कैटेगरी में डिफाइन किए गए हैं, जिनमें सबसे पहले कैटेगरी होती है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स, सेकंड जो कैटेगरी होती है लूप स्टेटमेंट्स या इटरेशन स्टेटमेंट्स, और थर्ड जो कैटेगरी होती है आपकी ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स होती है। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। ये वो स्टेटमेंट है जो एक डिसीजन पे काम करते हैं, एक कंडीशन पे काम करते हैं। ये तब तक काम करेंगे जब तक डिसीजन मेक रहेगा, डिसीजन क्रिएट रहेगा या कंडीशन आपकी ट्रू रहेगी। डिसीजन मेकिंग जो स्टेटमेंट होते हैं ये डिसीजन के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। इसी तरह से सेकंड जो है आपका लूप इटरेशन स्टेटमेंट है। ये वाला स्टेटमेंट एक साइक्लिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग काम करता है, यानी जब तक स्ट्रक्चर चलती रहती है, जब तक लूप चलता रहता है, आपका प्रोग्राम या आपका कोड एग्जीक्यूट होता रहता है। इसी तरह से नेक्स्ट जो है आपका ब्रांचिंग स्टेटमेंट है, यानी इसमें कुछ एक ऐसे कीवर्ड डिफाइन किए गए हैं जो ब्रांचिंग स्टेटमेंट में काम करते हैं या ब्रांच के रूप में काम करते हैं, और इन कोड्स का यूज़ करके आप अपने प्रोग्राम को ब्रेक कर सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो, जंप करवा सकते हो या उसको एग्जिट करना है आप कर सकते हो। तो इन स्टेटमेंट का यूज़ ब्रांचिंग के वे में या कंडीशन के अकॉर्डिंग किया जाता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट कि कौन से ऐसे स्टेटमेंट हैं जो डिसीजन मेकिंग है या डिसीजन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आते हैं। तो सबसे पहला जो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होता है आपका इफ स्टेटमेंट। सेकंड जो है आपका इफ एल्स है, इफ एल्स स्टेटमेंट। थर्ड आपका है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। एंड फोर्थ आपका है स्विच स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट आपके डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट की कैटेगरी में आते हैं, यानी ये स्टेटमेंट तब अप्लाई होंगे जब आपकी कंडीशन ट्रू होगी, तब आपका डिसीजन ट्रू होगा। अगर डिसीजन आपका रॉन्ग है तो ये स्टेटमेंट अप्लाई नहीं होंगे या कोड को एग्जीक्यूट होने की परमिशन नहीं देंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले इफ स्टेटमेंट की। इफ स्टेटमेंट, सबसे पहले सिंटैक्स। C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आप कोई भी कंट्रोल स्टेटमेंट डिफाइन करते हो तो उसका प्रॉपर एक सिंटैक्स है, उस सिंटैक्स के वे में आप अपना स्टेटमेंट अप्लाई
कर सकते हो। तो इसी तरह से इफ़ स्टेटमेंट जैसे पता लग रहा है कि यह कंडीशन ट्रू या फॉल्स होने की सिचुएशन में वर्क करता है। अगर कंडीशन ट्रू है दैट एंटायर करेगा, अगर ट्रू नहीं है तो एंटायर करने की परमिशन नहीं देगा। इसका जो सिंटैक्स रहता है, सबसे पहले स्मॉल लेटर में इफ़ लिखा जाता है, ब्रैकेट में एक कंडीशन लिखी जाती है, जो भी आपकी कंडीशन है, उसके बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेसेस, और इसके बीच में आप अपना कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हो। यानी अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तब तो हम इसके अंदर एंटायर पोजीशन में जाएंगे, अदरवाइज हम इसके एंटायर पोजीशन में नहीं जाएंगे। यानी ट्रू केस के अंदर ये वाला जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। यानी अगर मैं ये कहूँ इस स्टेटमेंट को अप्लाई करने के लिए, सपोज मैंने एक इंटीजर लिया a, इसमें डाल दिया 10। अब मैंने क्या किया, इफ़ केस लगाया, इफ़, और a के अंदर मैंने इक्वल 20 डाल दिया, और इसके अंदर मैंने एक मैसेज लिखा सी आउट a इक्वल, और ये a की वैल्यू मैंने प्रिंट करा दी। अब जैसे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो सबसे पहले ये कंडीशन यहाँ अप्लाई होगी, यानी a की जो भी वैल्यू है, जैसे a लिखा जाएगा इफ़ के ब्रैकेट में 10 इक्वल 20। अगर ये कंडीशन ट्रू है तब तो इसके अंदर जाएगा, अगर ये कंडीशन ट्रू है नहीं है तो ये इसके अंदर नहीं जाएगा। तो लॉजिकली जब हम इसको चेक करते हैं तो ये कंडीशन आपकी फॉल्स रहती है। अगर ये कंडीशन फॉल्स है इसका मतलब ये स्टेटमेंट इसके अंदर एग्जीक्यूट नहीं होगा, यानी कंडीशन ट्रू होने पर ही ये सिचुएशन अप्लाई होगी। अगर इसी तरह से यहाँ मैं 20 कर देता हूँ, 20 करने के बाद जब आप इसको चेक करते हो तो ये वाला स्टेटमेंट आपको ट्रू मिलता है। जब कंडीशन चेक होगी तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट ट्रू होता है। जैसे ट्रू होता है वो इस ब्लॉक के अंदर एंटायर में इंक्लूड हो जाएगा। जैसे एंटायर में आता है तो आपका जो आंसर आएगा a = 20 वो प्रिंट करके दिखा देगा। यानी ये वाला स्टेटमेंट तब एग्जीक्यूट होता है जब आपकी कंडीशन ट्रू होगी। ट्रू सिचुएशन में ये ब्लॉक के अंदर आने की परमिशन देगा, अदरवाइज ये ब्लॉक में आने की परमिशन नहीं देगा। इसी तरह से इसका जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है इफ एल्स। इफ एल्स, अब जैसे नाम से ही पता लग रहा है इफ़ और एल्स। अगर इफ़ सही है या इफ़ ट्रू होगा तो इफ़ वाला स्टेटमेंट चलेगा, अगर एल्स वाला ट्रू होगा तो एल्स वाला स्टेटमेंट चलेगा। दोनों स्टेटमेंट एक साथ कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होंगे, या दोनों स्टेटमेंट एक साथ कभी भी ट्रू नहीं होंगे। अगर एक ट्रू है तो एक फॉल्स रहेगा, अगर एक फॉल्स है तो एक ट्रू रहेगा। तो इसका सबसे पहले हम सिंटैक्स बनाते हैं। इसका जो सिंटैक्स रहेगा, इफ़ ब्रैकेट में कंडीशन, ये इफ़ का कंडीशन और ये स्टेटमेंट लिखा हमने, कोई भी स्टेटमेंट दे सकते हैं। यहाँ मैंने स्टेटमेंट 1 दे दिया, ये ब्रेसेस, उसके बाद मैंने लिखा एल्स, ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग, यहाँ स्टेटमेंट सेकंड लिख दिया। अब जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो सबसे पहले स्टेटमेंट चेक होगा, यानी सबसे पहले ये स्टेटमेंट चेक होगा। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 प्रिंट आएगा, अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो सीधा इसके पास आएगा और स्टेटमेंट 2 आपको रिजल्ट के रूप में शो होगा। यानी दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, चाहे वो इफ़ का एग्जीक्यूट हो चाहे वो एल्स का एग्जीक्यूट हो। जब इफ़ केस जब आपका फॉल्स होगा या इफ़ कंडीशन आपकी फॉल्स होगी तो उस सिचुएशन के अंदर एल्स हमेशा ट्रू होगा। जब ये ट्रू होगा या इफ़ केस ट्रू होगा तो उस केस के अंदर हमेशा एल्स आपका फॉल्स रहेगा। इस सिचुएशन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपने एक इंटीजर a लिया, इसमें डाल दिया 2, आपने केस लगाया इफ़ a इक्वल 3, फिर इसके अंदर आपने एक मैसेज दे दिया सी आउट a इक्वल, फिर a प्रिंट करा दिया, फिर आपने एल्स लगाया, ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग, यहाँ लिखा सी आउट, आपने
केस एल्स लिख दिया और इसके बाद ए इक्वल और ये आपने लगा दिया। अब जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो सबसे पहले यहाँ पर कंडीशन को चेक किया जाएगा। जैसे यहाँ पर कंडीशन अप्लाई होती है तो 2 = 3 अप्लाई होती है, तो ये केस आपका यहाँ फॉल्स मिलता है, यानी सिचुएशन फॉल्स हुई। अगर ये सिचुएशन फॉल्स ही है तो ये पूरा का पूरा कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, सीधा एल्स वाला कोड एग्जीक्यूट होगा और आपका जो रिज़ल्ट आएगा केस एल्स ए = 2 आएगा। यानी यहाँ जो आउटपुट आएगा वो केस एल्स लिखकर ए = 2 आएगा। यानी इसमें होता क्या है, दोनों में से एक एग्जीक्यूट होगा। अगर ये ट्रू होता तो ये फॉल्स होता, अगर ये फॉल्स है तो ये ट्रू होगा। अगर यहाँ मैं 3 दे देता हूँ तो जैसे मैंने 3 दिया तो सिचुएशन जो मिली ट्रू मिली, तो उस केस में ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा और आपका आंसर जो आएगा ए = 3 आपका आंसर आएगा। इसी तरह से इसका जो नेक्स्ट केस है नेस्टेड इफ़ या नेस्टेड इफ एल्स। इस केस में क्या होता है, नेस्टेड इफ या एल्स इफ नेस्टेड, 2 स्टेटमेंट हैं ये। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले अपन इसकी बात करते हैं। इसमें ये रहता है सबसे पहले इफ़, फिर कंडीशन, फिर इसके अंदर एक इफ और, फिर कंडीशन, फिर ये एंड ये। इसमें क्या रहता है, जब आपका बाहर वाला ट्रू होता है तब अंदर आता है, जैसे ही अंदर वाला ट्रू होता है तब स्टेटमेंट का रिजल्ट आता है। यानी नेस्टेड का मतलब होता है एक के अंदर दूसरा, यानी जब भी हम एक केस के अंदर कोई दूसरा केस अप्लाई करेंगे तो ये सिचुएशन आपकी नेस्टेड केस की होगी। यहाँ पर अगर हम नेस्टेड इफ़ की बात करते हैं तो इफ़ के अंदर एक इफ़ या उसकी के अंदर कोई दूसरा इफ़ लगा दे, अगर ये दोनों सिचुएशन ट्रू होंगी तभी स्टेटमेंट का प्रिंट आएगा, तभी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अगर बाहर वाली ट्रू होती है, अंदर वाली फॉल्स होती है तो स्टेटमेंट आंसर के रूप में दिखाई नहीं देगा। यानी केस एग्जीक्यूट कब होगा, जब दोनों ट्रू यानी बोथ आर ट्रू देन एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट। इसी तरह से आपका नेक्स्ट जो रहता है नेस्टेड या एल्स इफ नेस्टेड। इसमें क्या रहता है, सबसे पहले सिंटैक्स जो इसका है, आपने इफ लिखा, कंडीशन, उसके बाद ब्रेसेस, यहाँ आपने लिखा स्टेटमेंट फर्स्ट, फिर आपने लगा दिया एल्स इफ, यहाँ कंडीशन, फिर इसका स्टेटमेंट 2, ये 2 नंबर स्टेटमेंट। इसी तरह से एक एल्स इफ और लगाया, इसके अंदर भी आपने कोई ना कोई कंडीशन लगा दी और यहाँ लिख दिया स्टेटमेंट 3। तो इस तरह से इसका सिंटैक्स रहता है। इसमें होता क्या है कि या ये ट्रू होगा, या ये वाला ट्रू होगा, या ये वाला ट्रू होगा। यानी ये एक सिलेक्शन तरह का स्टेटमेंट है, यानी पर्टिकुलर चॉइस अगर ट्रू है तो वो चॉइस एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज दूसरी चॉइस आपकी एग्जीक्यूट नहीं होगी। यानी इस केस में हम एक साथ एक से ज़्यादा चॉइसेस लगा सकते हैं और पर्टिकुलर चॉइस एग्जीक्यूट होने पर या पर्टिकुलर चॉइस ट्रू होने पर एग्जीक्यूट होती है। तो इस केस का यूज तकरीबन हम कैलेंडरिंग फंक्शन बनाने के लिए करते हैं। अगर इसको समझने के लिए हम छोटा सा एक प्रोग्राम या एक छोटा सा लॉजिक क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले आपने लिखा इफ़, या एक वेरिएबल ले लेते हैं, आपने लिखा इंटीजर a = 2, आपने लिखा इफ़, पहले में लगाया a = 1, यहाँ लिख दिया cout 1 सेमीकोलन, उसके बाद लिखा आपने इफ़ स्पेस छोड़ के एल्स, आपने लिखा a = 2, यहाँ लिखा cout 2,
सेमीकोलन, फिर आपने एक और लगा दिया इफ़ एल्स, यहाँ एल्स इफ आएगा, एल्स इफ, फिर वापस एल्स इफ ए इक्वल 3, यहाँ लिखा सी आउट थर्ड, ये बंद। मान लो आप एक और लगाते हो एल्स इफ ए इक्वल 4, इसके अंदर आपने एक स्टेटमेंट और लिखवा लिया सी आउट फोर्थ। अब जैसे ही इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाएगा तो सबसे पहले ए में 2 डाला, यानी ए इनिशियलाइज ऑफ 2 होगा। अब ए को सबसे पहले यहाँ 2 डाला जाएगा, तो 2 डालने के बाद कंपैरिजन पे चेकआउट हुआ कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर ए की वैल्यू यहाँ इनिशियलाइज होगी, यहाँ आते ही केस ट्रू मिलेगा, तो आंसर के रूप में आपका जो आएगा वो 2 आ जाएगा। इसी तरह से जैसे यहाँ केस मिलता है आगे केस चेक होगा, ये भी फॉल्स रहेगा, ये केस चेक होगा आगे, ये भी फॉल्स रहेगा, और वो केस अप्लाई होगा जो रेगुलर ट्रू रहता है। ट्रू रहने पर वही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा जो आपका रेगुलर अप्लाई हो रहा है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ ए में 4 डाल दूँ, जैसे मैंने यहाँ पर 4 डाला, तो सबसे पहले जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पर ए में 4 डाला जाएगा, कंडीशन चेकआउट होने पर ये फॉल्स मिली, फिर नेक्स्ट आएगा, ये भी कंडीशन फॉल्स मिली, फिर इसके बाद यहाँ नेक्स्ट आएगा, ये भी कंडीशन फॉल्स मिली, उसके बाद यहाँ आके चेक होगा तो कंडीशन इसको ट्रू मिलती है। जैसे ही कंडीशन ट्रू मिली तो इसके ब्लॉक के एंटायर में वो आ जाएगा, जैसे एंटायर में आता है तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो 4th आ जाएगा। यानी ये वाला जो केस है या एल्स इफ नेस्टेड जो स्टेटमेंट होता है, इसका यूज़ चॉइस के अकॉर्डिंग किया जाता है। अगर आपके पास पर्टिकुलर खूब सारी चॉइस हैं, अगर उनमें से किसी एक को एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो आप अपनी कंडीशन को नेस्टेड एल्स इफ में डिफ़ाइन करते हो। इसी तरह से इसका जो नेक्स्ट केस आता है वो है स्विच। स्विच एक्चुअल में स्विच एक कीवर्ड है, इसका यूज चॉइस के लिए किया जाता है। जब भी हम स्विच केस अप्लाई करेंगे तो इसके साथ कुछ ना कुछ हमारे आइडेंटिफायर, कुछ ना कुछ कीवर्ड लगेंगे जिसके थ्रू हम स्विच केस अप्लाई करते हैं। यानी ये इस तरह का डिसीजन मेकिंग है, जैसे ही यूज़र को चॉइस मिलती है या जैसे ही यूज़र की चॉइस यहाँ आती है उस चॉइस को रीड किया जाएगा। चॉइस रीड होने के बाद कंडीशन को अप्लाई किया जाएगा। जैसे चॉइस रीड होती है डिसीजन चेक किया जाएगा कि दिया गया डिसीजन ट्रू है या फॉल्स। अगर डिसीजन ट्रू हुआ तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अगर डिसीजन ट्रू नहीं है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। इस केस को अप्लाई करने के लिए इसके साथ कुछ एक कीवर्ड यूज़ किए जाते हैं, जैसे केस, ब्रेक और डिफ़ॉल्ट। इन स्टेटमेंट का या इन कीवर्ड्स का यूज़ स्विच के साथ किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केस की। जितनी भी चॉइसेस होती हैं उन सभी को केस के साथ अप्लाई किया जाता है। चॉइस आपकी इंटीजर या करैक्टर टाइप हो सकती है। उसी तरह से अगर चॉइस मिल गई, मिलने के बाद नेक्स्ट पर आने से रोकने के लिए या पर्टिकुलर नेक्स्ट स्टेटमेंट पर आने से रोकने के लिए हम क्या करते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। हमें पता है कि यहाँ पर जो हमारा कंपाइलर रीड होगा वो 1 बाय 1 इंस्ट्रक्शन को रीड करेगा। जैसे ही पहला केस मिलता है अगर वो ट्रू है तो उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पर ना जाने के लिए वहाँ पर हम ब्रेक लगा देते हैं। यानी पर्टिकुलर चॉइस को ब्रेक करने के लिए ब्रेक कीवर्ड का यूज़ किया जाता है। अगर आपने कोई भी चॉइस डाल दी, अगर वो चॉइस रॉन्ग है तो उस सिचुएशन में डिफ़ॉल्ट लगाया जाता है, जो कि रॉन्ग चॉइस यानी अनदर कीवर्ड को गेट करता है और डिफ़ॉल्ट के रूप में कोई ना कोई स्टेटमेंट चला देता है जो डिफ़ॉल्ट में पास किया होता है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहला इसका सिंटैक्स क्रिएट करते हैं। इसका जो सिंटैक्स रहेगा, सबसे पहले इंटीजर कोई भी एक चॉइस ले लो, या इंटीजर टाइप चॉइस होगी या आपकी करैक्टर टाइप चॉइस होगी।
यानी दोनों तरीके की चॉइस आप यूज़ कर सकते हो, चाहे इंटीजर है चाहे करैक्टर है। उसके बाद आप स्विच केस लिखोगे और जो भी आपकी चॉइस है उसको आप स्विच के अंदर डाल दोगे और जितने भी आपकी चॉइसेस होती हैं या स्टेटमेंट्स होते हैं या कंडीशंस होती है आप केस के साथ अप्लाई करते हो, जैसे केस 1, फिर केस 2, फिर केस 3, यहाँ कॉलन का यूज़ करते हो। तो ये वाला जो केस है वो एक इंटीजर के लिए है। अगर मान लो चॉइस आपकी इंटीजर ना हो के आपकी करैक्टर है तो कुछ इस तरह से लिखते हो आप केस, जैसे ए है तो कैपिटल, फिर केस अगर स्मॉल है तो स्मॉल। तो इस तरह से आप अप्लाई करते हो। ये इंटीजर के लिए स्ट्रक्चर रहता है, यानी इंटीजर के लिए जो सिंटैक्स रहेगा वो ये रहेगा, और करैक्टर के लिए अगर चॉइस है तो ये सिंटैक्स आपका रहेगा। यानी यहाँ पर जो भी चॉइस करैक्टर की होगी वो सिंगल कोट्स में लिखी जाएगी और उसके बाद कॉलन का सिंबल आएगा। उसी तरह अगर कोई इंटीजर चॉइस है तो इंटीजर के रूप में वैल्यू लिखी जाएगी, उसके बाद कॉलम का सिंबल आएगा। तो इसे समझने के लिए हम छोटा सा एक प्रोग्राम बनाते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, इंटीजर 1 या ए में एक वैल्यू डाल दी जिसमें लिख दिया 1 सेमीकोलन। उसके बाद मैंने स्विच केस लगाया और स्विच में चॉइस के रूप में ए डाल दिया, यानी ए एक आइडेंटिफायर हो गया। जैसे चॉइस एक आइडेंटिफायर है, ए में एक वैल्यू डाली, देन ए यहाँ पर रीड हो जाएगा। यहाँ मैंने केस लिखा सबसे पहले 2, फिर यहाँ लिखा मैंने सी आउट 2 सेमीकोलन। अब उसके बाद मैंने लगा दिया ब्रेक, फिर मैंने लिखा केस 1 कॉलन, फिर मैंने लिखा सी आउट 1 सेमीकोलन। यहाँ फिर मैंने ब्रेक कर दिया। उसके बाद मैंने एक केस और अप्लाई किया, केस 3 कॉलन, यहाँ लिखा सी आउट 3rd। उसके बाद मैंने फिर कर दिया ब्रेक सेमीकोलन। ब्रेक के बाद मैंने डिफ़ॉल्ट लिखा कॉलन और यहाँ लिख दिया सी आउट रॉन्ग चॉइस सेमीकोलन, और ये बंद कर दिया। अब जैसे ही मैंने ए में 1 डाला तो सबसे पहले केस यहाँ चेक चॉइस रीड होगी। चॉइस रीड होने, स्विच में ए डाला, ए में चॉइस रीड हुई, रीड होने के बाद केस 2 जो कि नहीं मिला, फिर नेक्स्ट पे जाएगा केस 1। जैसे यहाँ मिली तो चॉइस 1 इसको यहाँ मिल जाती है, मिलने के बाद आंसर जो आएगा आपका 1 आएगा। अगर मैं यहाँ पर ब्रेक हटा देता हूँ, जैसे मैंने ब्रेक हटाया तो चॉइस 1 मिलने के बाद 1 रिजल्ट दिया, लेकिन यहाँ ब्रेक ना मिलने के कारण वो केस 3 पे भी चला जाता है और साथ में क्या दिखा देगा 3rd। अगर यहाँ भी ब्रेक नहीं होता तो डिफ़ॉल्ट के रूप में क्या दिखा देता रॉन्ग चॉइस। यानी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को रोकने के लिए चॉइस मिलने के बाद अगर स्टेटमेंट को रोकना चाहते हो तो आप क्या करते हो, ब्रेक लगाते हो, क्योंकि हमने यहाँ चॉइस मिल गई, जैसे हमें यहाँ चॉइस मिलती है हम इसको रोक देते हैं, फिर ये आगे नहीं जाता। इसी तरह से अगर यहाँ पर 2 होता, अगर यहाँ ब्रेक नहीं होता तो 2 भी आंसर में आता और 1 भी आंसर में आता। तो ब्रेक पर्टिकुलर चॉइस मिलने के बाद चॉइस को रोकने के लिए हम ब्रेक में स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। इसी तरह से अगर यहाँ मैं 5 डाल देता हूँ, जैसे मैंने 5 डाला, 5 आने के बाद पहले यहाँ 5 देखा नहीं मिला, यहाँ देखा नहीं मिला, यहाँ देखा नहीं मिला, तो यहाँ कहीं भी इसको 5 नहीं मिला। उस केस में ये क्या करेगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू को एग्जीक्यूट करेगा और आंसर के रूप में जो आपका रिज़ल्ट आएगा रॉन्ग चॉइस आएगा। तो ये था आपका स्विच स्टेटमेंट। यानी स्विच स्टेटमेंट का यूज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप पर्टिकुलर चॉइस को रीड करवाने के लिए, पर्टिकुलर केस को रीड करवाने के लिए करते हो, ताकि प्रॉपरली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जा सके। चॉइस जो भी होगी वो आपकी किसी न किसी इंटीजर के रूप में होगी या आपकी किसी न किसी करैक्टर के रूप में होगी, और जो भी चॉइस होगी वो आपकी स्विच के अंदर पास की जाएगी और उसी
चॉइस को स्विच द्वारा रीड किया जाएगा। रीड करने के बाद केस के रूप में चॉइस को अप्लाई किया जाएगा।